दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन पूरा कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी मुहावरे और लोकोक्तियां की आपकी 2 क्लासेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियों की 3rd क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, आ जाइएगा और फटाफट हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों की 3rd क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फटाफट आप लोग आ जाइएगा। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों की हमारी कौन सी क्लास है? ये हमारी 3rd नंबर क्लास है। ठीक है, चलिए इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कौन सी क्लास है? 3rd नंबर क्लास। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखिए, इसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें आपका लिखा हुआ है रंग बदलना। क्या लिखा हुआ है? रंग बदलना। तो रंग बदलने का अर्थ क्या दिया गया है? रंग बदलना। रंग बदलना आप जैसे कि जानते हो, जैसे गिरगिट आपने देखा, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो रंग बदलने का अर्थ क्या होता है? रंग बदलने का अर्थ ही होता है क्या? परिवर्तन होना। किसी चीज में यदि परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका रंग क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो रंग बदलने के लिए हम लोग कहेंगे क्या? परिवर्तन होना। क्या कहेंगे? परिवर्तन होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लकीर का फकीर होना। लकीर का फकीर, अरे भाई आप तो लकीर के फकीर हैं। इसका मतलब है कि आप तो उतना ही करते हैं जितना आपको बताया जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जितना बताया जाए, यदि वह उतने ही काम कर रहा है तो हम लोग कह देते हैं कि आप तो लकीर के क्या हैं? फकीर हैं। इसका मतलब अपनी बुद्धि से ना सोचने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं सोचता है ना, जितना बताया जाता है उतना ही कार्य करता है, अपनी बुद्धि और विवेक का यूज नहीं करता है, उसे हम कहते हैं क्या? आप तो भैया क्या हैं? आप तो लकीर के फकीर हैं। आप लकीर के क्या हैं? फकीर है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो लकीर का फकीर होना, अपनी बुद्धि से ना सोचने वाला। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, विष उगलना। क्या होता है? विष उगलना होता है। तो विष उगलने का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब बुरी बातें कहना। कैसा? बुरी बातें कहना, है ना। हाँ, विष उगलने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को आप यदि भला बुरा कह रहे हैं, इसका मतलब आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं? विष उगल रहे हैं। भाई साहब क्या? विष उगल रहे हैं। तो विष उगलने का मतलब होता है बुरी बातें कहना। क्या हो जाएगा? बुरी बातें कहना, है ना। अगला देखते हैं, विष के घूंट पीना। क्या होता है? विष के घूंट पीना, है ना। अरे भैया मैंने तो विष के घूंट पी लिए, इसका मतलब क्या है? कटु वचन सहन कर लेना। कैसे? कटु माने कड़वे, है ना, जो हृदय को कठोर लग रहे हैं, कड़वे वचन जो है, कटु वचन को सहन कर लेना, उसे हम कहते हैं विष के घूंट पी लेना। भाई साहब क्या? विष के घूंट पी लेना, कटु वचन को सहन कर लेना। ठीक है, अगला दिया गया है सेखी बघारना। कभी के सेखी मारना कह सकते हैं आप, सेखी बघारना कहते हैं। तो सेखी बघारने का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकना, डींगे मारना, है ना, अभिमान भरी बातें करना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अरे भैया बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, इसका मतलब है कि वो बहुत, है ना, जैसे कहते हो लंबी छोड़ रहा है ये, इसका मतलब डींगे मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिमान भरी बातें करना, है ना, उसे कहते हैं सेखी बघारना। सपना देखना। कौन सा वर्ड है? सपना देखना। सपना देखना, अरे भैया आप तो केवल सपना ही देख रहे हो, उसके लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हो, है ना। बहुत से सारे लोग जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस या एसएससी जीडी के एग्जाम में सफल होने का क्या देख रहे हैं? सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने का मतलब होता है असल से दूर रहना। असल से क्या रहना? दूर, हकीकत से दूर रहना। तो हकीकत से दूर रहने को कहते हैं क्या? सपना देखना। ठीक है, उसे कहते हैं, अर्थ क्या होता है? असल से दूर रहना। ठीक है, अगला देखिए, सिर पर भूत सवार होना।
सिर पर भूत सवार होना, इसका मतलब है कोई सनक लग जाना, कोई बात ऐसी लग जाना और उसी को आप कहते रहना या उसी कार्य को करते रहना, उसी के लिए कहते हैं हम लोग क्या, सिर पर भूत सवार हो जाना। अरे भैया उसके सिर पर तो भूत सवार है, वह इस काम के लिए अब करने के लिए लगा हुआ करके ही रहेगा, है ना, ऐसी कोई बात करते हैं हम लोग तो उसे कहते हैं कोई शनक लग जाना। क्या कहते हैं? कोई शनक लग जाना। अच्छा, सिर उठाना। अरे भैया आप क्यों सिर उठाए घूम रहे हो? सिर उठाने का मतलब होता है कि सामने वाले के सामने विद्रोह करना। क्या करना? विद्रोह करना या उपद्रव खड़ा करना। क्या करना? उपद्रव खड़ा करना, है ना। तो सिर उठाने का मतलब होता है कि किसी का विरोध करना, ठीक है। नहीं कहते आप भैया सिर उठाए घूम रहे हो, काहे के लिए? लड़ने के लिए। इसका मतलब आप विद्रोह करना चाहते हैं। तो सिर उठाने का मतलब होता है क्या? क्या होता है? उपद्रव खड़ा करना। क्या होता है? उपद्रव खड़ा करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सिर मारना। क्या होता है? सिर मारना। सिर मारना कैसे याद रखेंगे दोस्तों इसको? जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है वो सिर मारना है ना, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत क्वेश्चन होते हैं और छोटे बच्चों को ये भी नहीं समझ में आता इन्हें कहाँ से बताया जाए, क्या बताया जाए। इसका मतलब है छोटे बच्चों को पढ़ाना जो है वो सिर मारने की तरह है ना। यस, इसका मतलब उनको पढ़ाने के लिए हमें बहुत सोच विचार करना पड़ता है ना, कि इन्हें ये बातें किस तरह से बताई जाए जिससे कि इनके मस्तिष्क में बैठ जाए, है ना। ये तो सिर मारने का अर्थ होता है बेटा क्या? सोच विचार कर, सोच विचार करना। क्या करना? सोच विचार करना, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, सिर मुड़ाते ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना। तो सिर मुड़ाते ओले पड़ने का मतलब जानते हो? कोई आपने बिजनेस और व्यापार स्टार्ट किया और तुरंत ही उसमें क्या है, तुरंत ही उसमें नुकसान होने लगा आपका, है ना। जैसे ही बिजनेस आपने प्रारंभ किया उसमें नुकसान होना प्रारंभ हो गया। इसका मतलब है शुरुआत में ही संकट पैदा होना। क्या होता है? शुरुआत में ही संकट पैदा होना। भाई साहब मैंने इस बिजनेस को प्रारंभ ही किया था, ये हमारा तुरंत घाटा स्टार्ट हो गया। इसका मतलब सिर मुड़ाते ही क्या? ओले पड़ना, है ना, ये चीज है। तो उसे दोस्तों कहते हैं शुरुआत में ही संकट पैदा होना, है ना। अगला देखिए, सूर्य को दीपक दिखाना। सूर्य को दीपक दिखाना। अरे सूर्य में तो भाई साहब बहुत उजाला होता है ना, उसको दीपक दिखाने का कोई मतलब है? आप बताओ। जिसमें करोड़ों दीपकों का पुंज है, करोड़ों दीपकों का प्रकाश है, उसको एक दीपक दिखाने का कोई फायदा होगा क्या? नहीं होने वाला है। इसका मतलब देखो, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। कोई महान व्यक्ति है ना, और उसकी आप तुच्छ प्रशंसा कर रहे हो, है ना, तो उसका मतलब, उसका कोई मतलब नहीं है। ये उस तरह से है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है ना। तो इसका ये हो जाएगा। सोने में सुहागा। सोने में सुहागा। वैसे आप सोना धातु आप लोग जानते ही हो, सोना कैसी है? सोना धातु बहुत कीमती होती है और सोना आप जानते हो सब लोग उसे पसंद भी करते हैं, सोना अच्छा भी माना जाता है। और सोने में और क्या? सुहागा हो जाना। तो पहले तो वो सोना है तभी अच्छा है वो, और फिर सोने में सुहागा हो जाए, इसका मतलब है कि अच्छे व्यक्ति में और अच्छे गुणों का आ जाना। सोने पर सुहागा हो जाने का मतलब अच्छे व्यक्ति के अंदर और अच्छे गुणों का आ जाना। इसका मतलब हो गया सोने पर सुहागा होना। क्या होता है बेटा? सोने पर सुहागा हो जाना। यस। अगला देखिए, नेक्स्ट आपका है सांप छछूंदर की गति होना। क्या? सांप छछूंदर की गति होना। सांप छछूंदर की गति होने का मतलब कि देखो इसमें लिखा है दुविधा में होना। अरे भाई क्या? दुविधा में होना, है ना। मान लो आपकी पत्नी की और आपकी मम्मी की लड़ाई होने लगे तो आप तो फंस गए, काहे में? दुविधा में फंस गए, है ना। आप अपनी मम्मी का पक्ष लोगे या अपनी पत्नी का पक्ष लोगे, तो आप किसमें? आप धर्म संकट की स्थिति में आप तो
दुविधा में फंस गए भाई साहब। इसका मतलब सांप छछूंदर की गति होने का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में पड़ जाना, आप किसी का भी पक्ष लेने में असमर्थ होना, उसे आप कहते हैं क्या, सांप छछूंदर की गति होना, है ना। अच्छा अगला है आपका कौन सा, देखो 124 नंबर, हवा में बातें करना। अरे भाई साहब हवा में बातें करना, और आपने देखा राणा प्रताप जी जो थे जब अपने घोड़े पर बैठते थे तो उनके घोड़े का नाम चेतक था। क्या था, चेतक। तो जैसे ही वो बैठते थे वैसे ही चेतक जो है वो तुरंत हवा में बातें करने लगता था। तो हवा में बातें करने का अर्थ क्या हुआ कि बहुत तेज गति से दौड़ना, है ना। तो चेतक जो था वो बहुत तेज गति से दौड़ता था। इसका मतलब है कि हवा में बातें करने का अर्थ होता है बेटा कौन सा, बहुत तेज गति से दौड़ना। समझ गए ना। ये अगला है आपका हवा हो जाना। हवा हो जाना, तो हवा हो जाने का अर्थ क्या होगा, अरे भैया चोर पुलिस को देखकर हवा हो गया। चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा वैसे ही वो हवा हो गया। तो आप जानते हो चोर पुलिस को देखकर क्या करता है, भाग जाता है। इसका मतलब है चोर पुलिस को देखकर हवा हो गया। तो हवा होने का अर्थ समझ में आया। तो हवा होने का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना, है ना। इस तरीके से आपके सभी चलेंगे बराबर। सारे इम्पोर्टेंट मुहावरे दिए गए हैं, है ना। आप इनको कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे तो गारंटी मानिए कि 100% आपका इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी अलग जाने वाले नहीं है। अच्छा अगला देखिए, हाथ पर हाथ धर के बैठना। हाथ पे हाथ धर के बैठना, अरे भैया आप हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं। इसका मतलब है कि कोई काम न करना। कोई व्यक्ति यदि हाथ पे हाथ रख के बैठा है इसका मतलब है कि वो आलस में है, वो कहीं कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। उसे हम कहते हैं क्या, हाथ पे हाथ रखकर बैठना। यस। हवा बांधना। हवा बांधना, अरे भैया आप तो खामखा हवा बांध रहे हो। आप ये बता हवा बांध सकती है क्या। अरे हवा बांधने का काम, इसका मतलब सामने वाले को आप दिखावा कर रहे हैं, आप हवा बांध रहे हैं, इसका मतलब है क्या, दिखावा करना। हाथ पीले करना। क्या करना, हाथ पीले करना, है ना। हाँ, हाथ पीले करने का मतलब लिखा हुआ है ब्याह करना, है ना। हाँ, जैसे लड़की का विवाह कर देने को ही कहते हैं हम क्या, हाथ पीले कर देना। क्या कहते हैं, हाथ पीले करने का अर्थ होता है विवाह कर देना। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ब्याह करना ये हो जाएगा। अगला देखो, हथेली पर सरसों उगाना। क्या होता है, हथेली पर सरसों उगाना। क्या भैया हथेली पर सरसों उगा सकते हैं, क्या हथेली पर सरसों उगाई जा सकती है, नहीं। अरे ये भाई तो असंभव कार्य है, इसको तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती मेरे दोस्त, है ना। इसका मतलब बेटा असंभव कार्य करना। कैसा काम करना, असंभव कार्य करना, है ना, ये चीज है। हाथ मलते रह जाना। अरे हाथ मलते रह जाना, तो हाथ मलते रह जाने का मतलब होता है जब कोई प्रिय वस्तु जो होती है वो नष्ट हो जाती है या आपसे दूर चली जाती है तो आप हाथ मलते रह जाते हो। इसका मतलब है कि प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर या चले जाने पर आपको बहुत ही पछतावा होता है। क्या होता है, पछतावा होता है ना, ये चीज। तो हाथ मलते रहने का मतलब होता है बेटा क्या होता है, पछताना। क्या होता है, पछताना होता है। ठीक है, अगला देखिए। अरे भाई ये क्या आ गया, अरे ये तो क्या निकल के आ गई, अरे लोकोक्तियां निकल के आ गई भाई साहब, है ना। अब हम लोकोक्तियों में भी चलेंगे, है ना। अब हम लोकोक्तियां भी जानेंगे किस तरह की लोकोक्तियां होती हैं। वैसे मैंने मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको अंतर भी बताया है, तो आप लोगों को उसका अंतर भी पता होगा। चलिए देखते हैं कि आपकी ये लोकोक्तियां किस तरह से करनी होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहली वाली है आपकी, कौन सी है, देखो, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी। अरे भैया
अपने परिश्रम से ही व्यक्ति सफल होता है। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने ही करने से तो सफलता प्राप्त होगी। अरे भैया कोई और थोड़ी करेगा, हमें तो खुद ही परिश्रम करना पड़ेगा। इसका मतलब अपनी करनी पार उतरनी। मनुष्य अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है भाई मेरी, ठीक है। अपने परिश्रम से ही सफलता प्राप्त करता है, उसे कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी, है ना। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अरे अंधों में कान्हा राजा, अरे ये भैया अंधों में कान्हा राजा है। अंधों में कान्हा राजा का मतलब जानते हो? इसका मतलब और जहाँ मूर्ख ही मूर्ख हो और वहाँ थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए तो समझ लो वो अंधों में कान्हा राजा है। किसी गांव में यदि मूर्ख ही मूर्ख है और उनके बीच यदि थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो उसे कहा जाता है अरे भाई ये बहुत विद्वान है। तो इसका मतलब होता है अंधों में वो कान्हा राजा है भाई। इसका मतलब अधिक मूर्खों में थोड़ा लिखा भी विद्वान माना जाता है। जहाँ सब मूर्ख ही मूर्ख हो वहाँ पर थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या माना जाता भाई मेरे? विद्वान माना जाता है ना। यस, ओके भाई। अच्छा देखो, अंधे पीसे कुत्ते खाएं, क्या है? अंधे पीसे कुत्ते खाएं, है ना। तो अंधे पीसे कुत्ते खाए का मतलब क्या हुआ? अरे अंधे तो भाई पीस रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। इसका मतलब जो पीस रहा उसको भी नहीं पता है कि हमारा पीसा हुआ आटा जो है कौन खा रहा है ना। इसका मतलब कमाने वाले को बिना बताए उसकी कमाई हड़प लेना। कमाने वाले को बिना बताए ही उसकी सारी कमाई हड़प लेना, उसे कहते हैं अंधे पीसे और कुत्ते खाएं। अंधे पीस रहे हैं, कुत्ते भाई साहब खा रहे हैं। इसका मतलब पीसने वाले को ये नहीं पता कि भाई साहब, पीसने वाले को ये नहीं पता है कि भाई साहब हमारा कमाए पीसा हुआ कहाँ जा रहा है ना। अच्छा अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यहाँ देखिए अंधेर नगरी और चौपट राजा, अयोग्य अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय होता है। एक ऐसा अधिकारी जो अयोग्य है, उसके अंदर योग्यता नहीं है, तो आप जानते हो वहाँ अन्याय ही अन्याय होता है। क्योंकि उसके अंदर योग्यता नहीं है तो उसको ये नहीं पता है कि कौन सा कार्य सत्य है, सही है और कौन सा कार्य गलत है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अयोग्य अधिकारी के राज्य में अन्याय ही अन्याय होता है, तो उसे कहेंगे ये, है ना। अपना हाथ जगन्नाथ, अरे भाई अपना हाथ जो होता है वही जगन्नाथ होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब अपने कार्य करने से ही लाभ होता है ना। या अपना कार्य जो होता है वो स्वयं ही करना चाहिए भाई साहब। लिखा हुआ अपने द्वारा कार्य लाभकारी होता है, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब अपने कार्य से ही लाभ होता है, अपने कार्य करने से ही लाभ होता है। दूसरे के कार्य करने से लाभ प्राप्त नहीं होता है मेरे भाई। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है अपने द्वारा कार्य ही लाभकारी होता है, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट, अब क्या कहा जा रहा है? अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है ना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जब कोई व्यक्ति अपने घर पे होता है ना, तो आप जानते हो वो खूब है, वो शेर की तरह दहाड़ता है ना, सामने वाले को डराता भी है। तो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ क्या दिया गया है? देखिए, घर पर कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। घर पर कमजोर व्यक्ति भी, कोई कमजोर व्यक्ति है यदि वो अपने घर पर है तो अपने घर पे वो क्या दिखाता है? बहादुरी दिखा रहा है, क्योंकि अपनी गली का कुत्ता भी शेर होता है ना। ये लिखा हुआ अरहर की टटी गुजराती ताला, है ना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, इसका मतलब है अरहर की टट्टी गुजराती ताला में क्या है? इसका अर्थ है छोटी वस्तु की रक्षा में अधिक व्यय करना। छोटी वस्तु की रक्षा में
वस्तु कितनी है, छोटी, लेकिन उसकी रक्षा और सुरक्षा में यदि आप उस वस्तु की कीमत से यदि अधिक खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब छोटी वस्तु की रक्षा में अधिक व्यय करना है ना भाई। कपड़ा ले आए 200 रुपए का, सिलाई हो गई 500 रुपए, है ना। इसका मतलब अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, हो गया कि नहीं। इसका मतलब है भाई छोटी वस्तु और उसका खर्चा अधिक। कपड़ा 200 रुपए का, सिलाई लग रही है बेटा 500 रुपए, कोई मतलब है उसका नहीं है। अरे इस हाथ से दे और उस हाथ से ले, देखो इसका क्या अर्थ है, इस हाथ से दे उस हाथ से ले, इसका मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अरे भाई इस हाथ से ले, जैसा आप लोगे वैसे ही हम देंगे, है ना। यस, इसका मतलब इस हाथ से दे उस हाथ से ले, यदि आप हमें दोगे तो हम भी आपको देंगे, यदि आप हमें नहीं दोगे तो हम भी आपको नहीं देंगे। इसका मतलब जैसा करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, इसका ये अर्थ हो गया, है ना भाई। अच्छा देखें, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो ईश्वर की माया है कहीं धूप होती है तो कहीं छाया। तो धूप छाया का यहाँ अर्थ है कि कहीं तो गरीबी है और कहीं अमीरी है। बहुत सारे लोग तो गरीब हैं और बहुत सारे लोग कैसे हैं, अमीर हैं। तो इसका मतलब है प्रभु की लीला विचित्र है, कोई गरीब है तो कोई अमीर। इसका मतलब कहीं तो धूप है और कहीं तो छाया, इसका मतलब कहीं गरीबी है और कहीं अमीरी है ना। अगला देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अरे भैया चोर ही कोतवाल को डांट रहा है ना। इसका मतलब दोषी व्यक्ति ही निर्दोष को डांट रहा है। इसका मतलब है अरे अपराधी व्यक्ति जो होता है वो निरपराध व्यक्ति को डांट लगा रहा है ना। हाँ, अपराधी व्यक्ति निरपराध पर दोष लगाए उसे कह देते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर कोतवाल को डांट रहा है ना। अगला देखो, अगला है आपका उल्टे बांस बरेली को, उल्टे बांस बरेली को। ये कहा जाता है भाई उल्टे बांस बरेली को, अरे बरेली में बांस तो बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है। इसका मतलब उधर ही जहाँ बहुत मात्रा में होता है वहीं आप बांस बेच रहे हो। इसका मतलब है कि आप विपरीत कार्य कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं, वहां से तो लोग मंगाते हैं उस चीज को, तुम वहां भेज रहे हो। इसका मतलब है कि विपरीत कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है, विपरीत कार्य हो रहा है। तो उल्टे बांस बरेली को का अर्थ होता है विपरीत कार्य। कैसा कार्य, विपरीत कार्य हो रहा है भाई, है ना। ये चीज कहा जा रहा है भाई एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब भाई अनार तो एक है लेकिन कितने लोग बीमार हैं, 100 लोग बीमार हैं। क्या 100 लोगों को एक अनार दिया जा सकता है, नहीं। इसका मतलब है वस्तु एक हो लेकिन उसको चाहने वाले बहुत हो। एक वस्तु उसको चाहने वाले बहुत, तो कहा जाता है ना। एक आपने और भी कहावत सुनी होगी कि बहनें आई एक पूरी और लड़का मांगे 4 पूरी, सुनिए ना आपने, वही वाली है ना। एक अनार और 100 बीमार, इसका मतलब चीज बहुत कम हो लेकिन उसके चाहने वाले बहुत हो, तो उसे हम लोग कह देते हैं एक अनार और 100 बीमार, है ना ये चीज। अगला देखिए, एक म्यान में 2 तलवारें। क्या एक म्यान में 2 तलवारें रखी जा सकती हैं? म्यान उसको कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती है। तलवार रखने की जो जगह होती है जिसमें तलवार रखी जाती है उसे बेटा म्यान कहते हैं। तो एक म्यान में 2 तलवारें, इसका मतलब एक राज्य में कभी 2 राजा राज्य नहीं कर सकते, या एक राज्य में 2 राजा एक साथ नहीं रह सकते। तो उसी को कहते हैं एक स्थान पर एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, है ना। ये देखिए, एक तो करेला और दूसरे नीम पे चढ़ा। इसका मतलब एक तो करेला, करेला जो होता है अपने आप में ही जानते हो करेला का गुण होता है कि करेला अपने आप में कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। और दूसरा नीम पे चढ़ा, नीम जो होती है वो भी कड़वी होती है। आपने नीम की पत्तियां कभी खाई क्या?
वो कैसी होती, कड़वी। एक तो करेला पहले से कड़वा था और नीम पे चढ़ गया तो और उसमें कड़वाहट आ गई, तो उसी को कहते हैं हम लोग कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है, दुष्ट व्यक्ति को यदि दुष्टों का साथ मिल जाए तो वो और भी दुष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही एक तो करेला और दूसरे नीम पे चढ़ा, तो इसका मतलब दुष्ट व्यक्ति को दुष्टों का साथ मिल जाना, उसे कहते हैं हम एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़े, है ना। ये अब अगला दिया है इन्होंने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, है ना, लिखा हुआ। इसका मतलब बूढ़ी और एक मामूली व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। कहाँ तो वो भाई राजा है और कहाँ वो गंगी क्या है, तेली है। अरे भाई राजा जो होता है वो बड़ा शक्तिशाली होता है और गंगू तेली जो है वो निस्सहाय व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है एकदम, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि एक गुणवान गुणी व्यक्ति है और एक मामूली व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है, एक विशेष व्यक्ति है, दोनों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती, है ना। तो कहेंगे गुणी और एक मामूली व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यस, नेक्स्ट देखते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काले। काय की दलाली में बेटा, कोयले की दलाली में हाथ काले। इसका मतलब है कि आप कोयले की खान में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कोयला लग ही जाएगा। इसका मतलब यदि आप बुरी संगत करते हैं तो उस बुरी संगत यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बुरी संगत में कलंक तो लगना तय है। भाई कोयले की खान में जाओगे, जिस तरह से कोयला की खान में जाओगे तो कहीं ना कहीं काला लग ही जाएगा, उसी तरह से यदि आप बुरी संगत करोगे तो कहीं ना कहीं आप पे दोष आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले, है ना। अच्छा, कौआ चला हंस की चाल। अरे भाई कौआ है लेकिन चाल कैसी चल रहा है, अरे हंस की चाल चल रहा है। वो कैसी, क्या कौआ है हंस की चाल चलने से वो छिप जाएगा कि ये कौआ नहीं हंस है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है दूसरों की नकल पर चलने से, है ना, असलियत नहीं छिपती है। यदि कौआ जो है हंस की चाल चलने लगे तो क्या सब लोग ये समझ लेंगे कि हंस है? नहीं भैया, क्योंकि ये चाल चलने से असलियत नहीं छिपाई जा सकती। तो दूसरों की नकल पर चलने से असलियत नहीं छिपती है, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर, हाँ काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। पुराने लोग जो होते थे ना, बहुत पुराने की बातें हैं कि पुराने लोग जो होते थे वो काला अक्षर भैंस बराबर होते थे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं होना। इसका मतलब कैसा होना, अनपढ़ होना, है ना, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना होना। उन्हें कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर, है ना भाई। काम को काम सिखाता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है ये क्वेश्चन, काम को काम सिखाता है, तो काम की जगह पे काम न देके डॉट 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 कर देते हैं। काम को डॉट 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 सिखाता है, तो ध्यान रखना है, काम को दाम सिखाता है, काम को नाम सिखाता है। अरे नहीं भाई, दाम और नाम नहीं होगा, काम को काम ही सिखाता है। तो ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है तो काम को ध्यान रखना, काम को काम सिखाता है। इसका मतलब बेटा होता है कि अनुभव करने से, इसका मतलब होता है कि कार्य करने से भी ही अनुभव प्राप्त होता है। कैसे? कार्य करने से ही अनुभव प्राप्त होता है। भाई आप जितना कार्य करेंगे तो धीरे धीरे आपको उतना ही तो अनुभव होगा, है ना। तो कार्य करने से अनुभव प्राप्त होता है, इसी को कहते हैं कार्य को काम सिखाता, काम को काम सिखाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अरे भैया, खोद डाला पहाड़ लेकिन उसमें निकली क्या, एक छोटी सी चुईया। क्योंकि पहाड़ जो होता है आप जानते हो बहुत बड़ा होता है और चुईया होती है वो छोटी सी। तो खोदा पहाड़, जब इतना सारा पहाड़ खोदा तो कौन निकली,
अरे भाई चुहिया निकली। इसका मतलब भैया मेहनत तो हमने बहुत ज़्यादा की, लेकिन उसका लाभ कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कम लाभ हुआ। इसका मतलब है कि अधिक मेहनत का कम लाभ होना। मेहनत तो बहुत की लेकिन लाभ कम हुआ, तो अधिक मेहनत का कम लाभ होने को कहते हैं खोदा पहाड़ लेकिन निकली चुहिया। यस। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है मेरे दोस्तों, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब व्यक्ति जो होते हैं जब लोगों को कार्य करते हुए देखते हैं तो खुद भी कार्य करने लगते हैं। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में जानते हो, जब आप 10 लोगों को पढ़ते हुए देखते हो तो आपका भी मन करता है अरे यार नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए, ये 10 लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। इसका मतलब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब लोग देखा देखी में कार्य करते हैं, देख देख के काम करते हैं, तो उसी को कहते हैं देखा देखी में काम करना, है ना। खुशामद में ही आमद है। किसमें भाई? खुशामद में भी आमद है। इसका मतलब खुशामद में ही तरक्की है। तो भैया खुशामद करनी चाहिए, है ना, तो क्योंकि खुशामद में ही क्या है? तरक्की है ना। अगला देखो, ये देखो एसएससी में पिछले एग्जाम में, एसएससी में एग्जाम में पूछा गया था गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अरे भाई गंगा जी नहाने गए तो वो गंगादास कहलाए, यदि वो जमुना जी नहाने चले गए तो जमुनादास कहलाए। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत ना हो, जिसके पास जाता है उसी के गुणगान करने लगता है। आपके पास गया तो आपके गुणगान करने लगा, हमारे पास आया तो हमारा गुणगान करने लगा। इसका मतलब ये कैसा व्यक्ति है बेटा? ये सिद्धांतहीन व्यक्ति है। इस व्यक्ति का कोई भी सिद्धांत नहीं है। जैसे गंगा गए गंगादास हो गए और जमुना नहाने गए तो जमुनादास हो गए। सिद्धांतहीन, तो इसका अर्थ हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति जिसके पास जा उसी के सिद्धांतों को मानने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास जाता है उसी के सिद्धांतों को मानने लगता है, उसे कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, है ना ये चीज। अगला देखिए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अरे भैया गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसका मतलब बुरा के साथ अच्छा भी बदनाम होता है। बुरे व्यक्ति के साथ यदि अच्छा व्यक्ति है तो वो भी बदनाम हो जाता है। इसको कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना। अगला देखिए कौन सा है, नेक्स्ट देखते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, है ना। हाँ, इसका मतलब होता है कि घर में जो गुणवान व्यक्ति है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और लोग दूसरे लोगों की वैल्यू बहुत करते हैं। तो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। आन गांव का मतलब दूसरे गांव का। तो लिखा हुआ देखो, अर्थ देखो, घर के गुणवान व्यक्ति का उतना लाभ नहीं होता, उतना मान नहीं होता जितना बाहर वाले का होता है। घर के गुणवान व्यक्ति का, गुणवान है बेटा ये, घर के गुणवान व्यक्ति का उतना मान नहीं होता जितना कि बाहर वाले का होता है। उसे कह देते हैं घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, है ना ये। अगला दिया है देखो, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, है ना। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति घड़ी में तो तोला हो जाता है, घड़ी में मासा। घड़ी का मतलब होता है थोड़े समय में। थोड़े समय में कोई व्यक्ति एकदम बहुत ही खुश हो जाता है, थोड़े ही समय में वो एकदम दुखी और निराश हो जाता है। इसका मतलब वो कभी स्थिर नहीं रहता। क्या पता कब वो दुखी है कब वो खुश है, कोई पता नहीं चलता। इसका मतलब घड़ी में तोला घड़ी में मासा, बुद्धि स्थिर न रहना। उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, पता ही नहीं चलता है कब वो खुश हो जाता है कब वो दुखी हो जाता है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। कहते नहीं अरे भैया ये तो घर की मुर्गी है,
अब घर की है तो वो जैसे रोज दाल बनती है ना, उसी के समान लग रही है, क्योंकि भैया वो घर की है ना, इसलिए, है ना। तो घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, इसका मतलब है घर के आदमी का आदर ना करना। लोग क्या करते हैं, अपने घर के व्यक्ति का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका मतलब घर के व्यक्ति का आदर ना करना, उसे कहते हैं ना बेटा। अगला देखो, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे भैया, चोर चोर कैसे? मौसेरे भाई हैं ये, है ना। तो मौसेरे भाई का मतलब एक ही जैसे हो गए ना, मौसी के भाई, है ना। तो चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब अर्थ है एक तरह के लोग साथ साथ रहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब है एक ही तरह के लोगों का साथ साथ रहना, उसे कहते हैं चोर 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 मौसेरे भाई। एक तरह के लोगों का साथ साथ रहना, ठीक है। अगला है आपका, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे भैया, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। हाँ, अरे भैया, अपराधी जो है, अर्थ क्या है? अपराधी सदैव संदेह युक्त स्थिति में रहता है। अरे भैया, जिसने अपराध किया होता है वो हमेशा संदेह युक्त रहता है। अरे भैया, हम कब पकड़े जाए कोई पता नहीं, तो हमेशा वो शंकित रहता है, हमेशा संदेह में रहता है। उसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना, ये चीज। अगला है, देखो, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। अरे भैया, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चमेली का तेल जान दो कितना महंगा आता है मेरे भाई, आता है कि नहीं? तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। तो चमेली का तेल उसे कहाँ लगाने को मिलेगा भाई? इसका मतलब अपात्र को अच्छी वस्तु। हाँ, अब छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। चमेली का तेल तो बहुत महंगा होता है, और छछूंदर को कहीं चमेली का तेल लगाने को मिल गया, इसका मतलब वो इस लायक तो थी नहीं, लेकिन फिर भी उसे चमेली का तेल मिल गया। इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उस वस्तु को प्राप्त करने लायक ना हो, फिर भी उसे एक अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं अपात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। अपात्र है वो, मतलब उसका पात्र नहीं है, उसे नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना, उसे कहते हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, है ना। तो ये हो जाएगा। अगला देखो, अगला दिया है, जस दूल्हा तस बनी बारात। लिखा है, जस दूल्हा तस बनी बाराता। कहते हैं अरे भैया, जैसा दूल्हा वैसी ही उनकी बारात, है ना। तो जैसा दूल्हा वैसी ही बारात, इसका अर्थ क्या है? देखो, अरे बुरों का बुरों के साथ मिलना है। शंकर जी की बारात देखी थी, अरे जैसे शंकर जी सांप वाप लटकाए माला वाला डाले हुए थे, वैसे ही उनके साथ बाराती भी दानव राक्षस निशाचर लोग थे, भूत प्रेत वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका मतलब बुरों का बुरों के साथ मिलना। बुरे लोगों के साथ बुरे लोग ही रहते हैं, है कि नहीं। अगला दिया है, जैसे कहा जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्योंकि कवि जो होता है वो कल्पनाशील होता है। कैसा होता है? कल्पनाशील। जहां न पहुंचे रवि, रवि का मतलब सूर्य की किरण है, सूर्य। जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंच जाता है। इसका मतलब क्योंकि कवि जो होता है वो कल्पनाशील होता है। कल्पना में तो वो चांद पे भी जा सकता है ना, सूर्य पे भी जा सकता है, किसी भी ग्रह पर वो जा सकता है। तो कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब कवि का कल्पना क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कवि कहीं भी पहुंच सकता है ना, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती, है ना। अगला, जितनी ढपली उतने राग, है ना। जितनी ढपली उतने राग, है ना। अरे जितनी ढपली भैया, जितने लोग हैं सबका अलग अलग मत है। इसका मतलब हुआ क्या? अर्थ क्या हुआ इसका?
भिन्न भिन्न मत होना। कैसे? भिन्न भिन्न, भाई जितनी ढपली उतने राग, हर ढपली का राग अलग 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 है, इसका मतलब अलग अलग मत के लोग हैं, तो वही होता है भिन्न भिन्न मत होना। ठीक है ये। अच्छा ये 34 नंबर देखिए आप लोग, जिस बर्तन में खाना उसी में क्या करना, उसी में छेद करना। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, किए का उपकार न मानना, है ना। यदि किसी ने आपके साथ यदि एहसान किया है, आपके साथ कोई उपकार किया है और आप उसके उपकार को नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि आपने जिस बर्तन में खाया उसी में आप छेद कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब किए का उपकार न मानना, उसे कहते हैं जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, है ना। झूठ के पांव नहीं होते, है ना। हाँ, झूठ के पांव नहीं होते, है ना। तो झूठ के पांव नहीं होते, इसका अर्थ क्या हुआ, झूठ के पांव नहीं होते, इसका मतलब झूठा मनुष्य जो होता है वो किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता है ना। तो झूठा जो मनुष्य होता है वो किसी एक बात पर स्थिर नहीं होते, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, है ना, इसलिए वो एक बात पर स्थिर होकर नहीं रहता है। भाई झूठा व्यक्ति कभी कुछ कहने लगता है, कभी कुछ कहने लगता है ना। किसी एक बात पर वो स्थिर या टिककर नहीं रहता, उसी को कहते हैं कि किसी एक बात पर टिककर ना रहना, उसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, है ना। ये टके, अगला दिया है टके का सब खेल है। टका जानते हो भैया, अरे टका, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, टका का मतलब होता है रुपया से, है ना। तो सब भैया टके का खेल है, तो टके का मतलब पैसे का खेल है, इसका मतलब धन दौलत से ही सारे कार्य होते हैं। अरे भैया सब पैसे ही का खेल है, पैसे बिना कहीं कुछ नहीं होता, है ना। तो उसी को कहते हैं सब टके का खेल है ना? अगला देखो, टके की मुर्गी 9 टके निकाई। टके की मुर्गी मतलब कोई एकदम सस्ती वस्तु हो और उस चीज को बनाने में यदि ज्यादा पैसा लग जाए, उसे कहते हैं टके की मुर्गी और 9 टके निकाई, है ना। मुर्गी टके की है, उसकी निकाई कितनी लग रही, 9 टके। तो कहा जाता है थोड़ी मूल्य की वस्तु का अधिक, थोड़ी मूल्य की वस्तु का अधिक मूल्य कर देना, है ना। थोड़ी वस्तु की, थोड़ी मूल्य की वस्तु का अधिक मूल्य कर देना, उसे कहते हैं टके की मुर्गी और 9 टके उसकी निकाई, है ना। तो इसका ये हो जाएगा 38 नंबर। देखो, ठोकर लगी पहाड़ पर तोड़े घर के शीश, है ना। ठोकर लगी पहाड़ पर, इसका मतलब है क्या है, ठोकर लगी पहाड़ पर है भैया, आप पहाड़ पर गए, वहां आपको चोट लग गई, क्या लग गई, चोट लग गई, लेकिन आप अपने घर पे आए तो आपने अपने सारे घर के शीशे तोड़ दिए। इसका मतलब है कि चोट लगी वहां पहाड़ पर, उसकी गुस्सा आपने कहाँ उतारी, आके घर पे, तो है ना, उसी को कहते हैं ठोकर लगी पहाड़ पर तोड़े घर के शीश। इसका मतलब है कि काम बिगाड़ा किसी और ने और गुस्सा उतार रहे किसी और पर, उसी को कहते हैं नुकसान तो कोई और करे, गुस्सा निकाला जाए किसी और पर, उसे कहते हैं ठोकर लगी पहाड़ पर और तोड़े घर के शीश, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, ये साइड रिपीटेड है। अर्थ संकट में पड़ा मनुष्य तुच्छ साधन भी प्राप्त कर कल्याण करना चाहता है। डूबते को तिनके का सहारा, है ना। इसका मतलब संकट में पड़ा मनुष्य तुच्छ साधन से भी अपना कल्याण करना चाहता है, उसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगला देखो, डंडा सबका पीर। डंडा जो होता है ना, कहते डंडे से भूत भी भागता है ना, वही वाली बात है कि डंडा सबका पीर, इसका मतलब शक्ति बरतने से लोग नियंत्रण में होते हैं। शक्ति बरतने से लोग नियंत्रण में होते हैं, इसका मतलब सब लोगों की
को यदि नियंत्रण में करना है तो डंडा दिखाना जरूरी होता है। जिस प्रकार से मदारी जो होता है डंडा दिखाकर बंदर को नियंत्रण में कर लेता है, उसी प्रकार से कहा गया है डंडा सबका पीर। शक्ति बरतने से लोग नियंत्रण में आ जाते हैं, है ना। तो ये आपके सभी मैंने सुपर आपके 40 जो है लोकोक्तियां भी कंप्लीट करवा दी हैं, है ना। तो दोस्तों आज आपका ये लेक्चर जो है बहुत ही शानदार रहा, है ना। और आप लोग आगे भी जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार।